नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में और हमारे साथ वसीम अल्ताफ़ साहब हैं, जिनसे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। वसीम साहब, पाकिस्तान से कई सारी खबरें चर्चा का विषय बनी रहती हैं और बलूचिस्तान काफ़ी अरसे से काफ़ी चर्चा में है। लेकिन इस बार एक अलग ही खबर है जो बीते कई दिन से मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालाँकि अगर हम ब्lasphemy की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन न्यूज़ है, हर हफ्ते, चौथे दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस बार बलूचिस्तान के क्वेटा से एक सईद खान नाम के जो 70 वर्षीय बुज़ुर्ग थे, उन वो पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर गुस्ताखे रसूल होने की उनके ऊपर इल्ज़ाम और उनके ऊपर सज़ा उनको ये दी गई कि पुलिस उनको बचाने के लिए ले गई थी, लेकिन पुलिस थाने में ही एक पुलिसकर्मी ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके घर पे मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। ये एक बहुत ही खतरनाक सा ट्रेंड है क्योंकि पाकिस्तान में जो ब्lasphemy का लॉ है, वो इतना खतरनाक रूप लेता जा रहा है, इसके ऊपर सरकार कभी कुछ नहीं बोलती, कोई कदम नहीं उठाया जाता। जो जजेस इसको लेकर कोई अपनी रूलिंग भी देते हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि उनके कत्ल तक हो जाते हैं। इस नए ट्रेंड को कि सेलिब्रेशन के लिए लोगों का तांता लग गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये एक इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है कि एक बंदा जो कि एक्यूज़्ड था, मतलब एक्यूज़्ड का मतलब ये होता है कि उस पे इल्ज़ाम है। अभी वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और ये रियासत का काम है कि वो उस सिस्टम के अंदर वो इल्ज़ाम जो है वो उस पे वो देखे कि साबित होता है या नहीं होता। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस होता है उसके बाद। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे अब सूरत-ए-हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि महज़ किसी पे अगर आप इल्ज़ाम लगा दें, तो वो बंदा तो एक चलती-फिरती लाश बन जाता है। यानी वो बंदा थाने में महफूज़ नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे पुलिस वाले ने ही उसको कत्ल कर दिया। वो बंदा जो है वो अदालत के अहाते में महफूज़ नहीं है, वहाँ पे कोई उसे मार सकता है। अगर वो जेल चला जाता है तो जेल में भी महफूज़ नहीं है। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि जेल में लोगों को कत्ल कर दिया गया। फिर यहाँ तक होता है कि कोई वकील केस नहीं लेता, वकील की अपनी सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। जज जो होते हैं अपने तौर पे वो अवॉइड करते हैं, वो केस का फैसला नहीं करते कि अगर हमने कोई फैसला कर दिया और इसके हक में कर दिया तो हमारी अपनी जान खतरे में होगी। तो मामला इतना वो गंभीर हो जाता है महज इल्ज़ाम लगाने से। अभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, महज इल्ज़ाम लगाने से ही एक बंदा जो है वो मैंने आपको बताया कि वो एक 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 डेड एक एक डेड बॉडी की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो इंसान। उसको कोई बंदा कहीं पे किसी भी वक़्त उसको मार सकता है। जैसे एब्सोल्युटली। अभी क्वेटा में हुआ है। अभी आप देखिए कि मई के महीने में यूँ हुआ था कि सरगोधा में एक बंदे पे इल्ज़ाम लगा, क्रिश्चियन था वो और उस बंदे को ईंटें मारी उन्होंने और फिर उसको उस पे केस भी हो गया और फिर वो बेचारा अस्पताल में मर गया। और इसी तरह ये जून के महीने में स्वात में एक टूरिस्ट था जो कि आया था वहाँ पे पंजाब से, तो उस पे भी इल्ज़ाम लगा और उसको भी लोगों ने मार दिया और वो बंदा भी पुलिस की कस्टडी में था। तो ये सूरत-ए-हाल है जी यहाँ पे इस वक़्त इस मुल्क में। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस में हम देख रहे हैं, हालाँकि जिस पुलिसकर्मी ने हत्या की है सईद खान की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन वसीम साहब हमें मुमताज़ कादरी याद है, उसको बड़े-बड़े अलक़ाबों से नवाज़ा गया, उसको क्या-क्या और किस तरह से उसको भी सेलिब्रेट किया, ग्लोरीफाई किया गया। तो इस बार या इस तरह के किसी भी केस में क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दिन इस तरह की कोई न कोई खबर आती है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कुछ भी नहीं आता, ना ही इसको रिव्यू करने के लिए कोई भी बात कही जाती कि हाँ, हम इस कानून के ऊपर कुछ इसके ऊपर सोचेंगे या देखेंगे कि किस तरह से इसका मिसयूज़ हम कंट्रोल कर सकें। ये एक ऐसा
टूल बन गया है कि आपकी और मेरी कोई दुश्मनी है तो मैं सिर्फ़ एक ऐसी आवाज़ लगा दूँ या मैं कह दूँ कि आपने गुस्ताखे रसूल हैं आप और आपको पूरी भीड़ आपको मार देगी, ये सुपारी देने की भी ज़रूरत नहीं, पैसा भी कोई खर्च नहीं करना है। तो बहुत ही एक ओपन टूल बन गया किसी को भी मारने के लिए, जान से ख़त्म करने के लिए। इतना डेंजरस लॉ, इसको आज तक अमेंडमेंट या रिव्यू के लिए कोई भी नहीं सोचता। इसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए जी, बड़ी वजह तो ये है कि किसी की दिलचस्पी नहीं है इसमें। आम तौर पे जो लोग कोई रिसोर्सलेस होते हैं, गरीब होते हैं और जिनके पास ताकत नहीं होती, कमज़ोर लोग होते हैं, वो ही इसका निशाना बनते हैं। तो अब जो कानून बनाने वाले हैं, वो तो ताकतवर लोग हैं ना, वो तो बड़े ताकत वाले लोग हैं, उनको क्या गरज इससे कि एक आम आदमी जो है वो उस पे वो मिसयूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो किसी ने बात भी नहीं की ना इस कानून के अगेंस्ट, यानी सलमान रुश्दी ने बात की थी इस कानून के मिसयूज़ के बारे में और वो उसको मार दिया था उसी के अपने गार्ड ने। सलमान तो हम तासीर। जी, जी, सलमान तासीर जो थे। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं सलमान जी, तासीर की। जी, तो सलमान तासीर को उन्हीं के गार्ड ने मार दिया था। जी। तो अब बात ये है कि हमारी असेंबली में जनरली जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो तो ऐसे कवानीन बनाते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो। तो आम आदमी और फिर कमज़ोर आम आदमी जिसके पास ताकत नहीं है, उसका तो कोई सोचता भी नहीं है। फिर खौफ ज़दा भी होते हैं कि हमने अगर इसको अमेंड करने की बात की, तो कल को हमारे गले ना पड़ जाए। क्योंकि जो अफ़रीत इन्होंने पाले और उनको फिर इनको इस्तेमाल किया, वो तो अब बड़ी एक ताकतवर एक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जी। वो कोई बात भी करता है इस तरह की तो वो सड़कों पे निकल आते हैं। तो सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है ना अनकंट्रोलेबल हो चुकी है और कोई इसकी इमीडिएट रेमेडी नज़र नहीं आ रही। चीज़ें इतनी हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। जी, अंबर। लेकिन वसीम साहब, ये तो कोई हल नहीं हो सकता। आप चाहे किसी भी देश को आप चाहे शरिया से चला लें या आप सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करें, जहाँ पर इस तरह से खुला एक कानून इतना विकराल रूप ले चुका है, लोगों के लिए एक ऐसा टूल बन गया है कि किसी को भी कोई मार देता है, गुस्ताखे रसूल होने की सज़ा के लिए इल्ज़ाम में सिर्फ़। इस पर जिसने भी कोई भी आवाज़ उठाई है, चाहे हम सलमान तासीर की बात करें या कुछ जजेस के एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने इस तरह का कोई रूलिंग दी किसी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम वाले पे और उसके उनको कत्ल कर दिया गया, इस तरह के भी इल्ज़ाम से। असेंबली में या आपकी किसी भी जो संविधान सभाएँ होती हैं, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता। तो आखिर इसका हल क्या है फिर? देखिए जी, इसका अब बज़ाहिर तो मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इश्यू इतना सेंसिटिव है और लोग और पार्लियामेंट ख़ास तौर पे हमारी इतनी कमज़ोर है, कानून साज़ इदारे इतने कमज़ोर हैं कि वो इस पे कोई नई कानून साज़ी करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल मेरा ख़्याल ये है कि अ, अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, तो वो कम से कम इतनी कानून साज़ी कर दे कि अगर इल्ज़ाम साबित ना हुआ, तो फिर वही सज़ा उस शख्स के लिए होगी जिसने इल्ज़ाम लगाया होगा। तो ये एक मिसाल के तौर पे इस तरह की कानून साज़ी तो हो सकती है। एब्सोल्युटली। वो एक बड़ा डिटरेंस बन सकता है उन लोगों के लिए जो कि इल्ज़ाम लगा देते हैं। और अक्सर उनमें से ऐसे लोग हैं जो कि जिनका कोई और मामला होता है, कोई जायदाद का मसला होता है, ज़मीन का झगड़ा है या कोई लेन-देन है या कोई इवन अब तो यहाँ तक हो गया है कि मैं 2-3 केसेज़ ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जहाँ पे मियाँ-बीवी की नाचाकी हुई और बीवी ने कहा कि तुम तो गुस्ताख़ हो, मैं तो तुम्हारा वो करने लगी हूँ, रिपोर्ट करने लगी हूँ। तो उनमें से फिर वो यानी यानी यहाँ तक हुआ है, एक लड़का जो है वो तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में था, वो बेचारा भाग के अभी वो दुबई में बैठा हुआ है। वो अपना मकान-शकान हर चीज़ सब कुछ बच्चे-वच्चे छोड़ के भाग गया, उसने कहा यार जान छुड़ाओ।
وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے ابھی۔ تو اب یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اس حد تک، آپ امیجن کر لیں، تو اس میں یہی ہے کہ ایک کاؤنٹر لا بنایا جائے کہ جو جھوٹا الزام جس پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس بندے نے، اس کو وہی سزا دی جائے جو اس جرم کی جرم کے ارتکاب کی سزا ہے۔ تو پھر جی میرا خیال ہے کہ یہ اس کو آپ ڈٹر کر سکتے ہیں، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ جی آپ اسپیس دے دیتے ہیں نا، تو پھر اسپیس واپس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایبسلیوٹلی، لیکن وہ بھیڑ جو پولیس تھانے پہ بھی اٹیک کر دیتی ہے، تھانے ہم نے جو سرگودا والا آئی تھنک معاملہ تھا جس میں پولیس تھانے پر سب نے اٹیک کیا تھا، بھیڑ پہنچ گئی تھی اور پولیس تھانے سے نکال کر جو ٹورسٹ تھا، سوات والا معاملہ تھا نا وہ وسیم صاحب؟ وہ سوات جی والا تھا۔ جی، تو اس میں پولیس تھانے سے نکال کر اگین اس کو پولیس نے جلا کر مارا تھا، اتنی بے رحمی سے جلا کر مارا تھا۔ تو ایسے میں سب سے بڑا سوال اس فری گھوم رہی موب پہ ہے جو کسی کو بھی پکڑ کے پولیس تھانے سے ہی نکال کے مار دیتی ہے۔ آخر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا جو ان کو ایڈوکیشن یا جو ان کا جس طرح سے ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے، ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے بھی تو کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ ڈیفینیٹلی جی، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہماری ایک جو ٹریجک ہسٹری ہے کہ ہم نے مولوی کو اور مذہبی طبقے کو ہم نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، اور جب آپ کسی کو استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو پاور بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ آج وہ ایک کام آپ کے کہنے پہ کر رہا ہے، لیکن کل وہ کام خود اپنے طور پہ بھی کرے گا، آپ نے اس چیز کو نہیں سوچا، اور آپ ان لوگوں کو اسٹرینتھن کرتے رہے، ان کو استعمال کرتے رہے، اور اب وہ ایک افرید کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ وہ ایک انتہائی طاقتور سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا آپ نے ہتھیار دے دیا ہے۔ تو اب بوتل میں سے تو جن آپ نے نکال لیا، اب آپ جن کو کہیں واپس بوتل میں جاؤ تو وہ تو نہیں جائے گا نا، وہ تو بوتل میں نہیں جائے گا واپس، وہ تو نکل آیا باہر۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ آپ اگر لیٹ سے ایک اسٹرانگ حکومت ہوتی ہے اور اس کو اسٹرانگ ادارے سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آپ کچھ تھوڑا سا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں پہ آپ ہاتھ ڈالیں، اور وہ جو غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو آپ پکڑیں، آپ جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس کو آپ بین کریں، ہوں اور ایسا لٹریچر جو چھپ رہا ہے اور ایسے لوگ جو کہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور سوسائٹی میں تشدد پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کے خلاف آپ قانونی کارروائی کریں، تو پھر پاسبل ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کنٹرول کر لیں۔ ادروائز موجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ یہ آگ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ بالکل، اور جو آگ اور جو برینز اوور دا پیریڈ آف 77 ایئرس پاکستان نے تیار کیے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا، ڈی ریڈیکلائز کرنا، یہ بہت زیادہ چیلنجنگ پاکستان کے لیے ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دن بہ دن جو سچویشن ہے یہ بہت زیادہ گہراتی جا رہی ہے، گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، چاہے ہم ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے روپ میں جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں انفیکٹ جو پولیٹیکلی بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو اس طرح کی چیزوں کو فیور کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، پبلک اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی جا رہی ہے، اس طرح کی جب بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بھیڑ اس میں انوالو ہوتی ہے، تو ایسے میں بہت زیادہ چیلنجنگ پاکستان کے لیے ہوگا ڈی ریڈیکلائزیشن کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے، ان سب کی جو سنکھیا ہے، نمبرز ہیں، وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو ایک جنرل ایجوکیشن ہے اس پہ تو کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن مدرسے ایک دم ان کی مشرومنگ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو وسیم صاحب، سوال یہ ہے کہ بنیادی جو پورا ایک انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں ایڈوکیشن کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس پہ تو ابھی تک کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ اسٹیپ لینا کافی مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ یہ مشکل تو ہے نا، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جنرلی جو بچے جاتے ہیں نا، وہ بہت ہی انڈر پریولیجڈ
फैमिलीज़ के होते हैं, पेरेंट्स जी, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम, तो वो मदरसे में भेज देते हैं। वहाँ वो चले गए तो उनको रिहाइश भी वहाँ पे मिल गई, उनको कुरान भी हिफ्ज़ कर लेंगे वहाँ पे, उनको खाना भी मिल जाता है, सब कुछ उनको वहाँ पे हर चीज़ मुयस्सर है। तो वो बच्चे जो हैं, वो अब नॉर्मल तालीम तो हासिल नहीं कर रहे। अब मदरसों में जो निसाब पढ़ाया जाता है, उसमें आप ये देखिए कि वो जिस मसलक से वो बिलॉन्ग करता है मदरसा, वो उस मसलक को तो वो प्रमोट करेंगे, लेकिन बाकी जो दूसरे मसालिक हैं, उनके खिलाफ नफ़रत का प्रचार भी होगा वहाँ पे। और फिर वहाँ पे ये होता है कि अखबार की एक्सेस नहीं होती, टेलीविज़न नहीं देखने देते बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो मदरसे के अहाते में जाके कोई फुटबॉल खेल लें या कोई इस तरह से कोई कोई गेम खेल लें जो कोई सस्ती सी, और उसके अलावा तो उनका कोई एक्सपोज़र होता ही नहीं ना बाहर की दुनिया का। मिसयूज़ भी उनको किया जाता है, एब्सोल्युटली। बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है वहाँ पे और हर तरह से। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक आप अपना जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिफ़ॉर्म्स नहीं लाएँगे, आप एजुकेशन को आम नहीं करेंगे, आप तकरीबन 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल जाते ही नहीं है, और इन्हीं 3 करोड़ में से ऐसे होते हैं जो कि मदरसों में चले जाते हैं और वहाँ पे रेडिकलाइज़ हो जाते हैं जाके, क्योंकि उनको हर बात का, हर चीज़ का एक ही रुख देखने को मिलता है ना, बाकी तो उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो ये जो है ना, ये हमें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। हमें नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर से पैसे निकाल के डेवलपमेंटल सेक्टर में लगाने पड़ेंगे। एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन को, और बच्चों को जो सेकुलर एजुकेशन है, वो देनी होगी, ताकि कम से कम हम वो जो एक रेडिकलाइज़ हो रहे हैं मदरसों में जाके, वो उसको हम अ, कंट्रोल कर सकें। तो अदरवाइज़ तो फिर कोई रास्ता नहीं है ना यहाँ पे तो। फिर तो वो जो पूरी खेप तैयार हो रही है वहाँ पे, और उसके बाद फिर जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनको हम यहाँ पे ख़ास तौर पे बनाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। तो ये सारा कुछ जब स्टेट की पैट्रनेज ख़त्म होगी और स्टेट की प्रायोरिटीज़ दुरुस्त होंगी और सही सिमत में हम मूव करेंगे, तो फिर ही मुमकिन है। अदरवाइज़ मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये चीज़ जो है, इससे हम छुटकारा पा सकें। जी एब्सोल्युटली, हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए बच्चों की शिक्षा पे इन्वेस्ट करना और जो भी बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, फ्यूचर होते हैं, वो पढ़ लिख कर किस तरह के ब्रेन्स तैयार हो रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हम उनको कर पा रहे हैं। मदरसे में जो बच्चे होते हैं जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही डाउन ट्रॉडन क्लास से होते हैं और वो अगर सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ लिख कर अगर सिर्फ़ मदरसे तक ही सीमित हैं, तो वो सिर्फ़ मस्जिद में कुरान या नमाज़ ही पढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो वो नहीं हो सकते, जो अपने आप और खुद को ही सँभालने और सपोर्ट करने के लिए लायक नहीं है। तो वो तो कहीं न कहीं एक ह्यूमन बर्डन कंट्री के ऊपर बनता जा रहा है और जिस क्राइसिस के दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है, ऐसे में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें, बच्चों की एजुकेशन पे उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को आप बेहतर करें ताकि लॉन्ग टर्म आप एक विज़न लेकर चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें दूर-दूर तक एजेंडा पे नज़र नहीं आ रही हैं गवर्नमेंट के। ऐसे आपने भी कहा और हम सब भी जानते हैं। लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं, जो ख़ास तौर से ब्lasphemy के हवाले से लगातार पाकिस्तान से आती हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान ह्यूमन राइट के लिए दुनिया भर को नसीहत करता है, भारत को तो बहुत ज़्यादा ही लिंचिंग-विंचिंग को लेकर। तो बड़ा ज़रूरी है कि हमें इस तरह की खबरों पर ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को ख़ास तौर से ब्लास्फेमी लॉ को लेकर ज़रूर कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक रूप लेता जा रहा है। वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।